नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज रहे हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं अनुपम। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे गुलामी के प्रतीक पर डोज मुगलिया चैप्टर क्लोज। अब उत्तर प्रदेश के सिलेबस में मुगल दरबार का पाठ इतिहास बन जाएगा। साथ ही बात करेंगे निकाय का फुल प्रूफ प्लान। अमित शाह संभालेंगे कमान, क्योंकि 17 निगम में बीजेपी 68 सम्मेलन करने की तैयारी में है और अमित शाह भी इस सम्मेलन में नजर आने वाले हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे निकाय में अखिलेश वर्सेस माया, एक दूसरे का वोट बैंक भाया। जी हां, एक दूसरे की वोट बैंक में सेंधमारी की इनकी कोशिश, क्योंकि अखिलेश की नजर मायावती के दलित वोट बैंक पर है, तो वहीं मायावती की नजर अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक पर। साथ ही बात करेंगे माफिया का रिश्तेदार बोलेगा, शूटआउट का राज खोलेगा। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, NAC A+ accredited university. यूपी में नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का सिलेबस बदला गया। मुगल इतिहास से जुड़े कुछ अंश हटाए गए। निकाय चुनाव पर राष्ट्रीय लोकदल का ऐलान। एसपी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जयंत चौधरी ने गठबंधन समन्वय पर बनाई कमेटी। गाजीपुर में धर्मांतरण को लेकर एक्शन। बीमारी ठीक करने के बहाने हो रहा था धर्मांतरण, 2 की गिरफ्तारी। मिर्जापुर में 6 पुलिस वालों को 31 साल पुराने केस में हुई सजा। एसएचओ समेत 6 को 5-5 साल की कैद। सीबीसीआईडी जांच में दोषी मिले थे पुलिसकर्मी। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में ओपनिंग सेरेमनी का तीसरा दिन। फिल्म, म्यूजिक, आर्ट्स और क्राफ्ट जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों का जमावड़ा लगा। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, NAC A+ accredited university. और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर मुगलिया सोच पर प्रहार किया। इस बार मुगल के उस इतिहास का चैप्टर क्लोज कर दिया गया जिसे 12वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता था, और जिसके बाद से इस फैसले पर राजनीति भी होने लगी है। दरअसल अब मुगलों के वैभव मंडन का चैप्टर क्लोज हो गया है। इतिहास की किताब से मुगल दरबार पाठ को हटा दिया गया है। अब यूपी में 12वीं के स्टूडेंट्स मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड के साथ ही सीबीएसई बोर्ड पर भी ये फैसला लागू होगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम में ये बदलाव किया गया है। और ये सिर्फ सिलेबस में बदलाव की बात नहीं है, बल्कि सीएम योगी का संदेश उस संदर्भ में भी है जिससे मुगलिया सोच को खत्म किया जा सके। आइए आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। मोदी और योगी सरकार में मुगलिया सोच का नामो निशान मिट रहा है। पहले दिल्ली में पीएम ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा, तो अब उत्तर प्रदेश के सिलेबस से मुगल का चैप्टर क्लोज हो गया है। यूपी में मुगल का चैप्टर क्लोज। अब यूपी में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों पर फैसला लागू होगा। 12वीं के स्टूडेंट मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इतिहास की किताब से कुछ पाठ हटा दिए गए। मुगल दरबार के पाठ को हटाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान जारी किया है और उस चैप्टर को 12वीं के सिलेबस से हटा दिया गया जिसमें उस इतिहास को समेटकर मुगल संस्कृति और उसके शहंशाहों की कहानी को दर्शाया गया था। हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार का मकसद बच्चों को भारत की संस्कृति और विरासत से अवगत कराना है, न कि मुगलिया सोच को बढ़ावा देना। और इसी दिशा में योगी आदित्यनाथ का फैसला अब मुगल के इतिहास को इतिहास में दफन करना है, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है और इस बार फाइनल भगवा हथौड़ा पड़ा है।
भारत में मुगलों ने 300 साल से अधिक समय तक राज किया और औरंगजेब को इतिहास का सबसे क्रूर मुगल बादशाह कहा गया। 1526 से 1530 तक बाबर, 1530 से 1556 तक हुमायूं, 1556 से 1605 तक अकबर, 1605 से 1627 तक जहांगीर, 1628 से 1657 तक शाहजहां, 1658 से 1707 तक औरंगजेब, 1707 से 1712 तक शाह आलम, 1837 से 1857 तक शाह जफर का राज रहा। मुगलों को हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक कहा गया है, खास तौर पर औरंगजेब, जिसके साथ शिवाजी महाराज का टकराव हुआ था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी म्यूजियम रख दिया था। तब भी विपक्ष ने विरोध की आवाज उठाई थी और अब भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। 12वीं की कक्षा से पास नहीं लाएंगे, नहीं करेंगे, सब पढ़ेंगे बच्चे, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अपने घर पढ़ लेंगे, उनके माँ बाप ने बताएंगे क्या है, क्या था, क्या नहीं था। उनको तो ये चाहिए पुरानी किताबें जितनी इतिहास की उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको जब्त कर दें ताकि वो भी वहां पर सबूत ही ना रहे बताने को। 2014 से ये बात सही है कि बीजेपी आरएसएस इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को उसका भगवा करने का काम कर रही है। लेकिन जो अभी ये मुगल काल का जो इतिहास मिटाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इतिहास मिटाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 5 अप्रैल को दिल्ली में पूरे देश भर से लाखों किसान दिल्ली में संसद को घेर रहे हैं और इस देश के शहंशाह से पूछना चाहते हैं, शहंशाह साहब, हमारी एमएसपी का क्या हुआ जो आपने वादा करके हमको धरने से उठाया था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले योगी आदित्यनाथ का फैसला उस झलक से कम नहीं जिसमें मुगलिया सोच का नामो निशान मिट रहा है। चाहे नाम बदलने की बात हो या फिर यूपी के पाठ्यक्रम से मुगल दरबार का चैप्टर जो अब सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले मोदी और योगी ने मुगलिया नामों पर इससे पहले भी प्रहार किया है। आपको बताते हैं कि अब तक कहां-कहां मुगलिया नाम बदले गए। पहले दिल्ली में मुगल गार्डन होता था जिसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान रखा गया है। पहले मुगल सराय स्टेशन हुआ करता था जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। और पहले आगरा में मुगल म्यूजियम हुआ करता था जिसका नाम शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम भी बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया। और आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था। का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। दरअसल एनसीईआरटी ने जो रिवाइज्ड पाठ्यक्रम लेकर के आई है उस रिवाइज्ड पाठ्यक्रम में मुगल दरबार के इतिहास को हटा दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है, उसके पेज पर हम गए हैं और उसके पेज पे बाकायदा एनसीईआरटी की विषयवार पुनर्संयोजित पाठ्य वस्तु यानी कि एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उसमें भी इसको मेंशन किया गया है। और वहां पर देखिए ये 12095 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 यानी कि 2 पुस्तकें हैं। 12096 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, तो पहला भाग है उस पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन जो भाग 2 है उसमें अध्याय का नाम विषय 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी यानी कि जो पृष्ठ संख्या 224 से 254 था ये हटाए गए विषय अध्याय, संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 से ये 30 पेजेस जिसमें कि मुगल दरबार, शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी, इसको यहां पर कोर्स से हटाया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है ये देखें, अगर आपकी जो पूरी बुक्स हैं यहां पर क्लास 12 की अगर हम पूरी बुक्स देखें तो क्लास 12 की पूरी इतिहास की जो हिस्ट्री की बुक्स है उस बुक्स में भी आपको ये बुक्स अगर आप देखें, इस बुक्स का हम कह रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, जिस बुक्स में परिवर्तन किया गया है और उस बुक को देखें तो वो बुक ये बुक है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, कक्षा 12 के लिए इतिहास की ये
पुस्तक है। और अब यहां पर यह साफ है कि मुगल दरबार का जो इतिहास है वो 2023 और 2024 के सेशन में इतिहास की किताबों से आउट कर दिया गया है और बच्चे अब उस इतिहास को नहीं पढ़ पाएंगे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुगल इतिहास की जानकारी अब इतिहास की किताब में आपको नहीं मिलेगी। जो हिस्ट्री की बुक है पार्ट 2, उसमें से ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। कुल 30 पन्नों को हटाया गया है, जिनमें 200 साल का लगभग जिक्र नहीं होगा। इस दौरान मुगलिया अकबरनामा की हम बात कर ले या मुगलिया शासन पद्धति की बात कर ले, उन सब का जिक्र अब नहीं होगा जाहिर तौर पर। और अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो गए हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले निकाय और उपचुनाव के लिए बीजेपी की प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी है और अब मंथन प्रत्याशियों के नामों पर चल रहा है। हालांकि शहर में सरकार बनाने के लिए बूथ से लेकर मंडल स्तर पर रणनीति को धार दिया जा रहा है और हर वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तारीख भी अब सामने आने लगी है। 6 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिर 8 अप्रैल को बीजेपी SC/ST बहुल इलाकों में सम्मेलन करवाएगी और उसके बाद 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश होगी। वहीं 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन होगा, जो आगे भी जारी रहेगा। साथ ही 17 नगर निगमों में बीजेपी 68 सामाजिक सम्मेलन का भी आयोजन करने वाली है और बीएसपी पर दबाव बनाया जा सके, ये पूरी कोशिश है बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की। दिखाते हैं आपको एक पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय और उपचुनाव की तैयारी है। बीजेपी के नेताओं को दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर सीट पर कमल खिलाने की बारी है। बीजेपी के बड़े बड़े सियासी योद्धा निकाय के रण में दमखम आजमाएंगे। उस चुनाव में हुंकार भरेंगे जो 24 के रण का समीकरण तय करेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को दोहरी परीक्षा देना है। पहला रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर होने वाले उपचुनाव और दूसरी परीक्षा नगर निकाय चुनाव। इसके लिए टीम योगी का प्लान लॉक हो चुका है। 17 नगर निगमों में चुनाव प्रचार की तैयारी। मोदी और योगी के मंत्रियों को जिम्मेदारी। हर नगर निगम में होंगे 4 सामाजिक सम्मेलन। 17 नगर निगमों में होंगे 68 सामाजिक सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार में आएंगे। दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। चुनाव भले ही निकाय का हो, लेकिन बीजेपी के लिए सत्ता के सेमीफाइनल से कम नहीं और यही वजह है कि एक मिनट का कैसे पार्टी इस्तेमाल कर सके, इसका पूरा लेखा जोखा पहले से ही तैयार हो चुका है। यहाँ तक कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और जल्द ही नामों का ऐलान भी हो जाएगा। अरे जो कार्यक्रम है हमारा, उन कार्यक्रम अभियान उसका एक एजेंडे का हिस्सा है और हम लोग लगातार इनमें करते हैं और जनता के बीच में संपर्क संवाद का और अपनी बात कहने का। हम सरकार है तो हमारी जवाबदेही है अपनी बात हमारी सरकार के विषय बताने का, वो हम जनता के बीच में लगातार करते हैं। ये नया विषय नहीं है जी, लगातार हम अपने जीवन काल में कर रहे हैं। हमारे लिए स्थापना दिवस पार्टी का 6 अप्रैल है, बाबा साहब जी की जयंती है, तो लगातार ये कार्यक्रम हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी सवर्ण से लेकर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए बूथ से लेकर मंडल स्तर तक अभियान चलाकर विकास का संदेश देने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। हम पहले से चुनाव चाहते थे, अब माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद पार्टी पूरी चुनाव मोड में है और बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं और बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से स्थायी निकाय चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी सभी विचारधाराओं को समाहित करते हुए समाज के वंचित वर्ग को अगुवाई देना चाहती है और उनको मजबूत करना चाहती है। चुनाव में कमल खिले, खुशहाली आए, विकास हो, जनता का समर्थन वैसे भी निकायों में भाजपा के प्रति अधिक रहता है, लेकिन इस बार का नगर निकाय चुनाव और भी बड़े समर्थन के साथ और बड़ी अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
और विपक्ष अलग लड़े और चाहे एकजुट होकर के लड़े, लेकिन खिलेगा कमल, होगा विकास, रहेगा सुशासन, रहेगी सुरक्षा। 2 सीटों पर उपचुनाव में सबसे खास रामपुर की स्वार सीट है, जिस पर भगवा रहना बीजेपी का लक्ष्य है और इसी जीत के लिए बीजेपी एक बार फिर मुस्लिम को अपने पाले में लाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। साथ ही निकाय की उन सीटों पर भी मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका देने की तैयारी में है जहां अल्पसंख्यकों का दबदबा है, ताकि 80 सीटों का लक्ष्य 2023 के चुनाव से 2024 में संभव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव रायबरेली में बीएसपी के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, जिससे बीएसपी की चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं। मायावती को डर है कि कहीं अखिलेश यादव उनके वोट बैंक में सेंधमारी न कर ले और इसी डर चिंता की वजह से अखिलेश और मायावती में अब ठन गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने काशीराम को समाजवादी नेता बताया। कल वो काशीराम की प्रतिमा का रायबरेली में अनावरण भी करेंगे और माना जा रहा है कि अखिलेश का यह कदम दलित वोट बैंक को साधने के लिए है। तो दूसरी तरफ बीएसपी ने अखिलेश को कांशीराम विरोधी बताया और अखिलेश को जवाब देने के लिए मायावती ने भी प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अब मायावती MY समीकरण को साधने की तैयारी में जुट गई हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे एसपी और बीएसपी में वोट युद्ध शुरू हो गया है, जिसका फायदा बीजेपी को होना लाजमी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में हैं और नजर मायावती की ताकत पर है। बहुजन समाजवादी पार्टी की वो ताकत जिसे आदर्श मानकर मायावती ने 4 बार यूपी की सत्ता का सुख भोगा। लेकिन निकाय के रास्ते अखिलेश यादव अब सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला अपनाने की कोशिश में है और काशीराम के सहारे 2024 में साइकिल को रफ्तार देने की तैयारी में है। बीएसपी के वोट पर एसपी की नजर, काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश। वोटों का नया समीकरण तैयार करने की कोशिश, बीएसपी के दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश। स्वामी मौर्य महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे नजर। लोहिया को अपना आदर्श मानने वाले समाजवादी पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर के बाद अब बसपा संस्थापक काशीराम में अपना सियासी भविष्य दिखने लगा है। सपा अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को साथ रखते हुए बसपा के दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए अखिलेश यादव अब मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे काशीराम पर दांव लगाने जा रहे हैं, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। जैसे अखिलेश यादव जी भी अभी पता लगी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्कूल पर मानवर साहब की मूर्ति लगाने जा रहे हैं कि इससे उनको एससी समाज का वोट मिल जाए। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि माननीय बहन जी ने मानवर साहब के नाम से बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, उसका नाम अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। कासगंज जो जिला है आज, इस जिले को माननीय बहन जी ने एटा से काट करके एक नया जिला बना करके मानवर कांशीराम साहब को सम्मानित करने का काम किया था। उनके नाम जिला बना करके उसको भी अखिलेश यादव ने खत्म करने का काम किया था। मायावती पार्टी को मजबूत करने के लिए एक तरफ बैठकें कर रही हैं, अपराधियों से दूरी बढ़ा रही हैं और निकाय के रण में दमखम आजमाने के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश की रणनीति पर भी मायावती की पूरी नजर है और दलित वोट बैंक के जवाब में बीएसपी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की तैयारी में है। दलित के जवाब में मुस्लिम वोट बैंक, अखिलेश की नजर दलित वोट बैंक पर, काशीराम की सियासत को अपनाया। मायावती की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर, निकाय में अखिलेश वर्सेस माया में जंग। मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा काशीराम महाविद्यालय जियाक चरवार गदागंज में लगाई गई है। उस प्रतिमा का अनावरण करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी 3 अप्रैल को करने आ रहे हैं। सपा अब तक राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को लेकर चलती रही है, लेकिन रायबरेली के कार्यक्रम के जरिए अखिलेश की कोशिश ये संदेश देने की है कि उन्होंने लोहिया के साथ साथ अंबेडकर और काशीराम की सियासत को भी अपना लिया है। इसी रणनीति के तहत पार्टी के कार्यक्रमों में अब काशीराम की एंट्री हो गई है, जो बसपा के संस्थापक रहे हैं। खैर, अखिलेश और मायावती के बीच दलित और मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई में
डायरेक्ट फायदा भले ही दोनों पार्टियों का हो या ना हो, लेकिन इसका इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को जरूर मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात माफिया अतीक अहमद की कर लेते हैं, जिसकी गुनाहों की कलई लगातार खुल रही है। एक तरफ एसटीएफ ने मेरठ से अतीक के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया, तो दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें अतीक का बेटा असद, भाई अशरफ और फरार सद्दाम एक साथ नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले भी ये लोग साथ मिलकर वारदात को अंजाम देते रहे हैं। आपको दिखाते हैं एक पूरी रिपोर्ट। माफिया अतीक के कारनामों की एक एक कलई रोज खुल रही है। उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद अतीक जेल की सलाखों में है। वहीं एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी दो बड़े अपडेट देते हैं। इसमें पहली खबर है कि मेरठ से अतीक के बहनोई को गिरफ्तार किया गया है, और दूसरी खबर है कि उमेश पाल हत्याकांड में एक नया वीडियो सामने आया। इसमें फरार शूटर सद्दाम, अतीक का भाई अशरफ और बेटा असद एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां अतीक अहमद का बहनोई डॉक्टर अखलाक सूरजकुंड इलाके में रहता है। देर रात प्रयागराज पुलिस ने नौचंदी थाने में अखलाक को गिरफ्तार करने की सूचना दी, जिसके बाद अखलाक की गिरफ्तारी के लिए ढवाई नगर इलाके में दबिश दी गई। पुलिस ने जैसे ही अखलाक को पकड़ने के लिए छापेमारी की, तभी दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने अखलाक को दबोच लिया और एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर प्रयागराज पुलिस से लेकर अपने साथ रवाना हो गई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के मामले में तार वेस्ट यूपी के मेरठ से जुड़ गए हैं। अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। अतीक के बहनोई को गिरफ्तार करने के लिए प्रयागराज पुलिस मेरठ पहुंची थी, जिसके बाद नौचंदी थाने में आमद दर्ज कराई गई और उसके बाद ढवाई नगर इलाके से उसे एक दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अखलाक के संपर्क में थे। अखलाक के पास भी शूटर रुके थे। इतना ही नहीं, अखलाक पर शूटरों को आर्थिक मदद करने का भी आरोप है। इसके पहले भी अतीक के बहनोई अखलाक पर सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाई हुई थीं। कई बार अखलाक से पूछताछ भी हुई, हिरासत में भी लिया गया, लेकिन पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को मुख्य साजिशकर्ता, साथ ही जो शूटर थे उन्हें संरक्षण देने और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस उसे अपने साथ ले गई है और वहां उससे कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे उमेश पाल हत्याकांड को खुलासा करने में बड़ी मदद मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज पुलिस ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने शूटरों को संरक्षण दिया और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराई। इधर बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद के बेटे एज़म की तस्वीर वायरल हो रही है। पिस्टल के साथ एज़म की तस्वीर वायरल हो रही है। राजरूपपुर बाल सुधार गृह में बंद है अतीक का बेटा एज़म। अतीक के भाई अशरफ को भी हथियारों का शौक है। बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ। भतीजों को अशरफ ने ही हथियार चलाना सिखाया था। ये एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एज़म हथियार के साथ है। ये तस्वीर पहले भी वायरल हुई थी। एक समारोह के दौरान का ये वीडियो है, तब भी दावे किए गए थे। उस वक्त वीडियो आया था जब दावा किया गया था कि अतीक का बेटा फायरिंग कर रहा है, और अब ये तस्वीरें सामने आई। और लाख टके की बात में आज के लिए इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मुंबई, जहां नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का भव्य उद्घाटन की एक एक झलकियां आपको दिखाएंगे।